तो भाई राम राम भाई, सारे भाई है ना, जय बड़े बाबा की भाई हो। आज आए हैं हम भाई सालवन गांव में, अपने गांव में है भाई हम। और किसके पास आए हैं भाई हम? ठाकुर राजवीर आचार्य जी के पास आए हैं भाई हम। तो उनसे हम एक छोटी सी चर्चा करने आए हैं। क्या चर्चा है भाई हो? चर्चा ये है अक भाई, जो हमारा गांव सालवन है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, ऐतिहासिक गांव सालवन। तो ये क्या सच में ऐतिहासिक है? क्या भाई ये ऐसे नाम लिखा हुआ है, सच में ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक है तो कैसे है भाई सालवन गांव? ऐतिहासिक है तो कैसे है? और दूसरी बात मेरे भाइयों, इसका राजा का नाम और ये कब बसाया गया था? तो किससे पूछेंगे हम ये चीज़ पूछेंगे हम बुजुर्गों से। और बुजुर्ग कौन हमारे पास में? ठाकुर राजवीर आचार्य जी। हम उनसे बात करते हैं, उनके नमस्ते करते हैं। दीर्घायु हो, यशस्वी हो। तो बाबा जी से हम विचार करते हैं। चलो करते हैं शुरू गांव सालवन के बारे में। करो बाबा जी। घास फूस छप्पर है, लोनी लताओं से लदा, कूक रही कोकिला और बोल रहा कीर है। आसन बिछे हैं कुश के विराजने को, मृतका के पात्रों में भरा पवित्र नीर है। पत्थर पड़ा है द्वार पर कंडे तोड़ने को, यज्ञ की सुगंधी से सुगंधित समीर है। और सूख रही गीली समिधा यज्ञ के आसपास देखो, ठाकुर राजवीर आचार्य की जीर्णीय कुटीर है। ठाकुर राजवीर आचार्य की जीर्णीय कुटीर है। तो देखिए, हम आज ये जानकारी देना चाहेंगे। हमारे पत्रकार महोदय यहाँ पर पहुँचे हैं, ये युवा पत्रकार हैं अपने मोहित राणा। तो ये आज ये जानना चाहते हैं हमसे कि इस गांव को ऐतिहासिक नगरी कहते हैं। ऐतिहासिक नगरी क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? जगह जगह लिखा हुआ है द्वारों पर भी, और है भी ऐतिहासिक नगरी। मैं इसके विषय में चर्चा करूँगा कि ये जो सालवन गाँव है, ये सालवन गांव, इसका नाम पड़ा राजा सालीवाहन के नाम पर। राजा सालीवाहन जो थे, सियालकोट में उनका, जो आज पाकिस्तान में है, सियालकोट में उनका एक दुर्ग था। वहाँ उन्होंने देखा कि आक्रमणकारियों का अंदेशा था, तो उन्होंने एक दुर्ग बनवाया हिसार में। तो हिसार में भी दुर्ग बनवाया। और एक भटनेर का किला है जो राजस्थान में है। भटनेर का किला भाटियों का किला है, और उस पर बाद में आक्रमणकारियों ने, इन्हें राठौरों ने उनसे छीन लिया था 16वीं शताब्दी में। वो भटनेर का किला भी इनका बनाया हुआ है, और ये हिसार में भी एक दुर्ग बनवाया था। तो जिस समय सियालकोट का राजा सालीवाहन था, वहाँ पर दुर्ग बनवाया हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पर भी ये दुर्ग बनवाया। ये 3 दुर्ग थे, एक सालवन में, एक सपीदों में, एक असंध में। ये 3 किले जो थे राजा सालीवाहन के, और ये भाटी वंश के थे। तो 1131 में गुरखा मडाड़ जिस समय यहाँ पर आया, गुरखा मडाड़ ने यहाँ पर आकर के अपना, गुरखा मडाड़ आसंद में आकर के उसने आक्रमण किया। उसके पास सेना थी। सालवन, सपीदों और असंध तीनों दुर्गों पर आक्रमण करके उनको यहाँ से खदेड़ दिया। वो जो पटियाला में जा कर के बस गए। तो ये इसलिए, और ये जो था दुर्ग, गजपत सिंह जो थे, वो यहाँ पर कनिष्कों का शासन था पहले, और उनकी वो सेना में था। उसने उनको वहाँ युद्ध के लिए भेजा था गढ़ गजनी के पास। तो वो युद्ध में वो शहीद हो गए थे राजा गजपत सिंह। गजपत सिंह के बाद उनका पुत्र जो था सालीवाहन राजगद्दी पर बैठा। तो उन्होंने 194 ईस्वी में इन 3 दुर्गों का निर्माण किया, असंध, सपीदों और सालवन। जो सालवन का हमारा ये दुर्ग था, ये हमारे गांव में, यहाँ इसके चारों तरफ बहुत गहराई है। गहराई का कारण ये है कि यहाँ घोड़ों और गधों के द्वारा मिट्टी के ऊपर एक ढेर लगाया गया था बहुत बड़ा, और जो कि जिसकी ऊंचाई 50 फुट है। और वहाँ पर ये एक दुर्ग बनाया था। इस दुर्ग के 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा इसका पूर्व दिशा में था, जहाँ आर्य समाज मंदिर है इस समय। एक दरवाज़ा इसका जो बड़ी चौपाल है हरदस पट्टी में, उस साइड में था। एक दरवाज़ा इसका उत्तर दिशा में था, जहाँ यहाँ ठाकुर सुंदर सिंह भट्टे वाले का मकान है। तो इस प्रकार से ये बड़ा विशेष दुर्ग था। 20-20 फुट की इसकी दीवारें थी, चौड़ी चौड़ी मेहराबें थी, 3 इसके दरवाजे थे। तो यहाँ ये इसका 194 ईस्वी में निर्माण किया गया था इस दुर्ग का। इसी के साथ साथ हम ये जानकारी देना चाहेंगे आपको। तो फिर ये हमारा निवास यहाँ कब हुआ? हमारा जो है वंश जो है, या सालवन के जो निवासी हैं ठाकुर राजपूत,
इनका जो है वंश सूर्य वंश है और गोत्र बड़गुजर है। गुजरात से आने के कारण ये बड़गुजर कहलाए। और हमारी शाखा जो है इनकी वो है मडाड़ शाखा। तो जैसे मडाड़ है, खड़ाड़ है जिसको खांडेवाल भी कहते हैं, और सीकरवार है बड़गू, ये तो उनकी शाखा हैं ये। और इसमें राजौरा बड़गुजर हैं, सीकरवार बड़गुजर हैं, मान सिंह के मडाला बड़गुजर है, खांडेराव के खंडाला बड़गुजर हैं, और उसके पोप सिंह के पोकणिया बड़गुजर है, कान सिंह के कनौजिया बड़गुजर हैं। इस प्रकार से 8 उनके संतान है। तो ये भाई बंद हैं सारे आपस में। तो हमारा जो है मैंने बताया कि वंश सूर्य वंश है, गोत्र जो है बड़गुजर है और शाखा मडाड़ है। शाखा उपसाय वो होती चली जाती हैं इसी प्रकार से, आदि सृष्टि से बहुत लंबा काल चल रहा है। तो इस प्रकार से जब 3 दुर्गों पर आक्रमण हो गया तो यहाँ पर ये बना था। और ये राजा जो पूर्णमल था, जो राजा शालिवाहन था, इनके जो थे 9 रानियाँ थी। इनमें 2 नाम उपलब्ध हैं और 7 का यहाँ उपलब्ध नहीं है नाम। एक नूणादे थी और एक थी इछरादे। इछरादे का भगत पूर्णमल हुआ है और नूणादेव का रिशालू। तो इससे ये प्रतीत तो ये पता चलता है कि एक प्रमाण है कि रिशालू ने रिशालवा गांव बसाया अपने गांव से, जो है ये उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दक्षिण में। तो वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है जिसकी। तो रिशालू ने रिशालवा गांव बसाया। उसके प्रमाण में दूंगा आपको कि वहाँ पर इतना पुराना है कि वो जब जितना पुराना ये गांव सालवन है उतना ही पुराना वो है। तो इसके दोनों पुत्रों ने, रिशालू ने रिशालवा बसाया और उसका वो यहाँ पर रहा। तो इसीलिए इछरादे का जो भगत पूर्णमल था, बाद में भगत कहलाया वो, तो उसको अपना राज दिलाने के लिए एक योजना बनाई थी इछरादे। इसने उसकी जो भगत ये था ना रिशालू की माँ ने नूणा देने की योजना बनाई। अगे भाई तेरे बेटे को राज मिलना चाहिए, इसलिए उसने चरित्रहीनता का दोष लगाकर भगत पूर्णमल को वहाँ से निकलवा दिया और उसने उसको कत्ल करवाने की योजना बनवाई। राजा ने उसको बाहर जंगल में छोड़वा दिया था और रानी को, ताकि पता न चले, वो उसकी जान भी बच जाए। तो वो सन्यासी बन गया था भगत पूर्णमल और उसने जगह जगह यहाँ पर सन्यास लेकर के अपना प्रचार करता रहा सन्यास धर्म का। और इस प्रकार से वो वहाँ उसमें लगा रहा और रिशालू को जो है वो उसने अपना गांव बसाया। वहाँ आज भी उसको भौरावाड़ा के खेत से जानते हैं। वहाँ भौरा भी था। भौरा कहते हैं तय खाने को, राजा का तय खाना हुआ करता था, हथियार रखते थे, खजाना रखते थे। आज भी भौरेवाड़ा के खेत से मिलता है। वहाँ पर जो है अब वो जाटों का निवास है उस गाँव में। तो वहाँ पर ये रिशालवा गांव है बराबर में। तो ये जो अपना दुर्ग है, सालवन का दुर्ग है, ऐतिहासिक इसको इसलिए कहते हैं कि ये राजा शालिवाहन ने इसका बनवाया था। गजपत सिंह जब युद्ध में शहीद हो गए तो उनके उपरांत 194 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और ये तीनों ही दुर्ग उसी समय के एक ही काल के हैं। तो इसलिए इसको ऐतिहासिक नगरी कहते हैं इस गांव को, सालवन को। हाँ जी। हाँ, और इनके जो 16 पुत्र थे, 9 रानियों से 16 पुत्र थे। एक का नाम बालंद था, एक का रिशालू था, एक का धर्मगत था, एक का श्रीवत्स था, एक का कलक था, एक पर्व थे, रूपा था, सुसैन था, लेख, जसकर्ण, नेम और झम्मत, निपाक, गंगदेव और जोगेव और 16वें भगत पूर्णमल हुए हैं। ये इनके 16 पुत्र थे और 9 रानियाँ थी। इस प्रकार से ये यहाँ पर निवास चलता रहा, लंबे समय तक यहाँ पर राज किया। और ये छोटा दुर्ग था, इतना बड़ा दुर्ग नहीं था कि सालवन, असंध और सफेदों के छोटे छोटे दुर्ग थे। हाँ, मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि हम यहाँ पर कैसे बसे। मडाड़ वंश के लोग 1131 में जिस समय गुरखा मडाड़ ने आकर के आक्रमण करके इनको यहाँ 3 दुर्ग खाली करवा दिए, पटियाला में जाकर के ये लोग बस गए, जिनको भाटी गोत्र से जाना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जिस समय उसके 2 पुत्र हुए, इसके गुरखा मडाड़ जो था असंध में आया, 2 पुत्र हुए। उसके 2 पुत्रों का नाम था जगमाल और विनयपाल। विनयपाल ने यहाँ पर युवा अवस्था में जाकर कताना गांव बसाया, जिसके बाँट में 12 गांव आए। दलाना है, पबाना है, मुणक है। वहाँ पर इस प्रकार से 12 गांव की बसावट उनकी हुई है। ये 11 उसकी है। वहाँ पर यहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना निवास बनाया कताना गांव में। उसके बाद जो है जगमाल वहीं पर रहा असंध में। उसका जो है एक पुत्र हुआ अभय सिंह।
अभय सिंह जब का पुत्र, अभय सिंह के पास उस समय जागीरदार था, वो गांव थे उनके नाम। एक जागीरदार होता है जो गांव का वो चौथ वसूल करता है, उसके बाद फिर जिम्मेदार होता है, फिर किसान हो जाते हैं, ज़मीन घटती चली जाती है। तो उस समय जागीरदारी थी। तो उसके जो थे अभय सिंह के वहाँ पर 6 पुत्र हुए। उन्होंने अपने उनके पुत्रों का बंटवारा किया। उन्होंने एक पुत्र का नाम करता सिंह था। असंध गांव में उनको 24 गांव देकर वहाँ पर स्थापित कर दिया। असंध गांव के आसपास जितने गांव थे 24 गांव का जागीरदार बना दिया। और महिपाल को, जो यहाँ पर बुगलसर बोलते हैं, सालवन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी है, पूर्व उसमें पश्चिम दिशा में रोड के ऊपर सड़क है जो, वहाँ पर बुगलसर नाम के गांव पर वहाँ पर वह स्थापित हुआ। वो ये जो किला जो था, दुर्ग खाली हो चुका था, उज्जड़ किले पर उन्होंने चढ़ना अच्छा नहीं माना, तो वहीं पर अपना निवास कर लिया। इसी के साथ साथ मैनपाल को जो है 24 गांव का जागीरदार बनाया सफ़ेदों में। गोपाल को 12 गांव का जागीरदार बना सिंघाड़ा गांव में। भोजदेव का केवल 1 गांव रहा, मुआना। तो इस प्रकार, हाँ, ये उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों को इस प्रकार से स्थापित किया। उसके बाद जो महिपाल यहाँ पर था बुगलसर में, महिपाल का एक पुत्र हुआ सूरादेव। और सूरादेव के बाद उसके सूरादेव के 2 पुत्र हुए, धीर और द्योसी। ठाकुर धीर सिंह के 6 पुत्र हुए और द्योसी ने जाकर यहाँ से अपलाणा बसाया। इसीलिए ये प्रमाण भी मिलता है। उपलाणा, उप होता है छोटा, लाणा वो पिछले शब्द सालवन के हैं, उपलाणा छोटा सालवन। तो यहाँ पर द्योसी ने जाकर के उपलाणा गांव बसाया, जो जेलदारों का है, जिसमें जेलदारी भी चली है लंबे समय तक, आज तक भी जेलदार रहे। अंग्रेजी शासन काल तक भी वो लोग अपने देवेंद्र कर्नल उसी परिवार से हैं। ठाकुर रामपाल सिंह, कंवर रामपाल सिंह जी से जो मंत्री भी रहे सरकार में। इस प्रकार से ठाकुर छज्जू सिंह उनके पिता थे, कर्नल देवेंद्र जी के, कर्नल जी के। तो इसलिए ये उन्होंने बसाया, अपलाणा गांव बसाया। और ये सालवन गांव का जो है फिर ये 6 पुत्र हुए उसके, ठाकुर धीर सिंह के। धीर सिंह के जो 6 पुत्र थे, उन्होंने अपने 6 पुत्रों को स्थापित कैसे किया। उन्होंने, जो उनका बड़ा पुत्र था चोंडा, ठाकुर चोंडा मडाड़ जो था उनका बड़ा पुत्र, उसने सालवन गांव बसाया 1280 में। और उसी सन में जो है उनका एक पुत्र मोड़ सिंह था, मोड़ ने पधाना गांव बसाया, जो बराबर में सालवन से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वो पधाना गांव बसाया, मोड़ जो मडाड़ था। और काड़ू मडाड़ ने फपड़ाना गांव बसाया, और बेगराज ने कुड़लन गांव बसाया, और उत्तम ने बड़ा गांव बसाया, और राजू ने गोली गांव में निवास किया। वहाँ पर आज भी जो बैरागी हैं वहाँ के, एक दक्षिण दिशा में, वो मडाड़ नामों से पुकारे जाते हैं। वो राजू मडाड़ यहाँ से जाकर के उसने गोली गांव का वो को निवास बनाया, उसकी बसावट की। तो इस प्रकार से ये अपने 6 पुत्र थे, इनके 6 को स्थापित करके ठाकुर धीर सिंह ने यहाँ पर, तो ये सालवन गांव इसलिए 1280 में की इसकी बसावट है हमारी मडाडों की। लेकिन इसको पहले जो 1800 साल हो गए हैं पहले गांव को, जो सालवन है जिस नाम से इसको पुकारा जाता है, तो ये सालवन गांव था इसलिए। हाँ, इस प्रकार से इसमें जो उसी के नाम से आज सालवन के नाम से जानते, क्यों जानते हैं कि बसावट पहले उसकी थी, उसी का नाम चलता रहा। इसकी एक और है पहचान कि ये प्रमाण है कि जब गांव दोबारा बसता तो उसके 2 खेड़े होते हैं। एक खेड़ा इसका गांव के ऊपर है, जो सुनारों की बस्ती है आर्य समाज के पास, वहाँ पर बना हुआ है। उसको कई लोग भ्रम से उनका कुछ और भी समझते हैं, लेकिन वो पहला पुराना वो है खेड़ा। और वो खेड़ा तो इसका 194 ईस्वी में जब ये गांव की बसावट हुई थी। और एक दूसरा खेड़ा है इसका ठाकुर चोंडा सिंह का, जो स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, उसमें जो है पूजा पाठ करते हैं लोग। तो ये इसलिए ये प्रमाणित है ये बात इसका
कि इसके जो गांव एक बार उजड़ के दोबारा बसता है उसके 2 खेड़े होते हैं। इसी प्रकार से एक प्रमाण और है यहाँ पर, एक बसंती माता कहते हैं, बसंती माता, बस्ती वो नाम है उसका, बस्ती माता, जो बस्ती बसाने वाले होते हैं ना उस समय, जैसे खेड़ा होता है बाहर से उसका, आके। हाँ साहब, तो उसका नाम है बसंती माता। और एक बूढ़ी माता, बूढ़ी माता क्यों कहते हैं, बूढ़ी माता इसलिए कहते हैं कि वे पहले राजा शालिवाहन की है, वो शालिवाहन का जब राज था या उस समय की है, उसको बूढ़ी माता कहते हैं। दक्षिण की तरफ है वो गांव से, और आज भी विद्यमान है, उसकी देवली बनी हुई है, महिलाएं उस पर पूजा अर्चना करती हैं। और ये बसंत ऋतु में इसका जो यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना करती हैं, इसलिए इसको बसंती माता भी कहते हैं। ये नई बसावट की है और पुरानी बसावट की है, इसलिए तो अपना ऐतिहासिक गांव कहीं उनसे है ये। और जिस समय राजा शालिवाहन यहाँ पर दुर्ग बनवाया, उस समय यहाँ पर तीर्थ स्थान है अपना, जिसको दशाश्वमेध तीर्थ कहते हैं। 10 अश्वमेध बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। पहले ज़माने में अकाल पड़ते थे, बारिश कम, वर्षा कम होती थी, तो लोग वहाँ पर 10 यज्ञ किए हैं। वहाँ आज उसमें घाट था, उसको राजा वाला घाट से नाम से पुकारते थे। आज भी वो घाट विद्यमान है वहाँ पर। अपना मंदिर के पिछली साइड में एक ही घाट था यहाँ पर, 100 जो जब बसावट हुई गांव की, उसी समय राजा वाले घाट से जाना था, उसी से काम चलाते थे लोग। तो राजा ने यहाँ पर एक घाट बनवाया था। और इसी के साथ साथ जब तक गांव उधर बसता था ना, बुकलसर पर, हमारी 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर रही हैं। उस समय हमारे शमशान घाट के पास एक कदम का पेड़ खड़ा हुआ है, उसमें तीर्थ के उस पे सरोवर में, और कदम के पेड़ के नीचे मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पर जिस समय मिट्टी उठाई गई तो 3 उनकी वो निकली थी, उनके नींव भरी हुई थी घाटों की, तो अवशेष मिले हैं वहाँ पर, चौड़ी चौड़ी ईंटें लगी हुई थी और उनसे के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। बड़ा विशाल घाट है यहाँ, बड़ी चिकनी मिट्टी है यहाँ से बल्कि 100 ट्रैली उसकी 100 ट्रक भर करके मधुबन है जो अपना पुलिस विभाग है, पुलिस की वहाँ पर 100 मिट्टी ले गए थे। यहाँ की बड़ी उत्तम मिट्टी है, यहाँ की 100 ट्रैली यहाँ से गई थी। इसी प्रकार से कई प्रकार से उसके बाद जो है ये हमारे जो तीर्थ स्थान पर जो बने हुए हैं ना, जैसे घाट है बने हुए, ये सारे के सारे बाद के बने हुए हैं। इनको तो केवल 150 साल हुए हैं, 150 साल की है इनकी बनावट है। जैसे कि यहाँ ठाकुर लोग अपनी ज़मीन देते थे, ये जो बनिया लोग होते थे उनसे बनवाते थे, उनके घाट हैं। ये नारायण के घाट हैं, मवासी का घाट है, दूसरे और ठाकुर उनके कई इसी प्रकार से घाट बने हुए हैं। लेकिन ये बाद के हैं, उससे पहले कहते हैं महाभारत कालीन तो महाभारत का युद्ध तो हुआ था यहाँ पर, क्यों उसको तो 5126वां वर्ष चल रहा है। लेकिन ये घाट हैं ये नए हैं, ये पुराने नहीं हैं। पुराना घाट तो राजा का ही घाट था जो जिसको लगभग 1800 साल हुए हैं, तो उस समय यहाँ पर ये उसका निर्माण था। और पूर्णमल का एक और यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि पूर्णमल का यहीं पर निवास था, कि उसको एक शिला है तीर्थ पर, उसको पूर्णमल की शिला से जानते हैं। उसमें किंवदंती के आधार पर पता चलता था कि पूर्णमल यहाँ बैठकर इस पर संध्या आदि करता था, पूजा करता था। इस प्रकार से एक पूर्णमल का बाग भी यहाँ पर विख्यात हुआ है। पहले बुजुर्ग लोग बताते आए हैं अपनी दंत कथा के आधार पर, वो आगे बताते गए, चलता रहा इसी प्रकार से कार्यक्रम। तो एक बार एक घटना भी यहाँ पर हुई थी कि जिस समय एक अकाल पड़ गया बड़ा ज़बरदस्त, तो राजा ने उचित समझा कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, यहाँ तो अकाल पड़ गया। उन्होंने अपना प्रस्थान यहाँ से किया और वो सियालकोट जाने लगे। तो एक रानी थी, वो उसने हट किया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो, मेरी माँ ने कहा था कि भाई बेटी की तो पिता के जो है घर से उसकी डोली उठती है और उसके पति के घर से अर्थी उठती है, मैं तो यहीं पर रहूँगी, चाहे अकाल पड़ो या कुछ पड़ो। उसको अधिकारियों ने भी काफ़ी समझाया, राजा ने भी समझाया, वो नहीं मानी। वो राजहट बालहट और तिरिया हट तो आपको पता ही है कैसी होती है। तो उन्होंने यहीं पर निवास किया, वो नहीं मानी और यहीं पर कंद मूल खा करके अपना गुजारा करती रही। जो सामग्री रूखा सूखा मिला कि दुर्ग के अंदर उसका उससे वहन करती रही, लेकिन उसने इस स्थान को नहीं छोड़ा। तो यहाँ कहते हैं भाई इतने लंबा काल हो गया, इसको कैसे कहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा है कि लिखने की तो बात ये है कि दुनिया के अंदर जितनी बिरादरियां हैं, जितनी कौम है, ये क्षत्रिय ठाकुर राजपूत बिरादरी ऐसी है जिनके इतिहासकार हैं आज भी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। उसके घर पर हमारे जागे भाट जाते हैं। जागे भाट 2 प्रकार, एक राज भाट होते हैं जो राजाओं के दरबार में लिख करके इतिहास लिखते हैं। ये 10-11 साल वर्ष के बाद हमारे घरों में आता है यहाँ
यही पहचान है ठाकुरों की, क्षत्रियों की, राजपूतों की। और जो दूसरी बिरादरी इसमें से बन जाती है उसका वो पर्चा मोड़ देते हैं, पर उसका इतिहास नहीं लिखते। इसलिए ये बात प्रमाणित है, सारी हमारी जगह बाटों की बहियों में सारी की सारी हमें मिल जाती हैं। वहाँ पर कोई विशेष घटना होती है उसको भी अंकित करता है वो हमारा जगह बाट, और बाकी उसकी लिखने का मैं आप तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मैं ठाकुर राजवीर है मेरा नाम, राजवीर का बेटा, जैसे मुकेश है, दिनेश है, तो वहाँ वो लिखेगा भाई इनका पुत्र जो है मुकेश है, ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, गांव कादरगढ़ है, और ठाकुर राजेंद्र पुंडीर की बेटी मंजू देवी है जो इनकी धर्मपत्नी है। और उससे भाई ये दो पुत्र हुए हैं, एक का नाम विजय है, एक का नाम अजय है। तो इस प्रकार से लिख करके फिर हम उसको सम्मानपूर्वक दक्षिणा देते हैं, अपने घरों में भोजन कराते हैं। उसी समय वो व्यक्ति हमारी ये वंशावली को लिखता है। लोग कहते हैं ना ये तो इसमें बनावट भी हो सकती है, रिश्वत नहीं। ये जगह भाट ऐसे होते हैं, किसी से ना रिश्वत लेते ना गलत बात लिखते, जो जैसा जैसा उस समय का व्यवस्था होती है वही लिखते हैं। कोई विशेष घटना घट जाती है तो उसको अंकित करते हैं, जिसको गजटियर बोलते हैं। जैसे हमारा करनाल गजटियर है, वो आप उसको उठा करके देख लिए। जींद का गजटियर है, जो जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके गजटियर होते हैं। रोज नामचा जिसको बोलते हैं उसकी घटना लिखी जाती है उसमें। पहले लिखते आए हैं लोग, अंग्रेज भी हमारी वो नकल करके हमारे जगह भाटों से लेकर के लिखते थे, उस पर सारी बातें अंकित करते थे। क्या घटना घटी, क्या हुआ, किसका शासन था, किसका राज था, क्या 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 हो रहा था। तो इसी प्रकार से ये बात हमारी प्रमाणित है। दुनिया के अंदर लगभग 7,500 जातियां हैं। ये हमारी सारी सहयोगी जातियां हैं। कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, जिसको जाति तो मनुष्य जाति होती है, लेकिन चलो लोग इसको इसी नाम से जानते। कहते हैं ना 36 के भाई, ये तो 36 जातियां हमारे साथ बिरादरी। कोई भी नेता जब वोट मांगने आता है ना, इलेक्शन लड़ता है, तो 36 बिरादरी का नाम लेता है। मैं आज उनको ये जानकारी देता हूँ, ऐसा नहीं है। 36 तो हमारे गोत्र हैं, मूल गोत्र। ये मूल गोत्र में नहीं आता जो हमारी शाखा मडाड़ है। मूल गोत्र है हमारा, जैसे उसमें आता है, जैसे प्रतिहार है और चौहान है, अपना ये बड़गुजर है, ये मूल गोत्र होते हैं। तो वंश अलग होते हैं। तो वंश तो इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश और नागवंश तीन ही वंश थे। तो इसी प्रकार से ये 36 बिरादरी नहीं होती। ये 36 तो हमारे मूल वंश है, मूल गोत्र है। इनमें शाखाएँ, असंख्य शाखाएँ निकली हुई हैं, जिनकी आप गणना भी नहीं कर सकते, इतनी शाखाएँ निकली हुई हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा इतिहास की बात है। ये सारी जागे भाटों के द्वारा हमारी बात जो है उसमें अंकित होती है। ऐसे नहीं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना, ये के 16 बेटे थे। भटनेर का इतिहास है, पीठ 84, आप उस पर देख लेना। यहाँ कोई बात सारी प्रमाण के आधार पर बोलते हैं हम। हाँ, जो कोई बात ऐसी किंवदंती के आधार पर वो भी बता देते हैं आप लोगों जानकारी के लिए। तो इसी प्रकार से ये हमारा सालवन गांव, इसको इसलिए कहते हैं, ये उसका जो है राजा शालीवाहन का बसाया हुआ है, जो गजपत सिंह। देखिए गढ़ गजनी का किला कहते हैं, लोग सोचते हैं वो तो भाई उधर मुसलमानों का होगा। राजा गजपत सिंह ने बनाया था वो, उसको जा करके यहाँ से उसने, उसी का किला था वो। और फिर वो वहीं पर उसका शहीद हुआ युद्ध करते समय वो राजा गजपत से। उनका बेटा फिर ये शालीवाहन गद्दी पर बैठा, उसके बाद बालंद गद्दी पर बैठा। फिर इसमें ये भाटी, इसमें राजा भाटी जो था, भाटी गोत्र तभी तो पड़ा है इनका। उनके वंश में एक भाटी नाम का व्यक्ति हुआ, तो भाटी वंश से जाना जाता है। इनको भाटी रावल भी बोलते हैं। जैसे ये कोंड गांव है पानीपत में, इस पे पानीपत के पास कोंड गांव है, जहाँ रेल की लाइन भी है वहाँ पर। और ये उसके पास है ये अपना, इसको बोलते हैं ये गुजरों का गांव है, और लेकिन वो रावल बोलते हैं अपने आपको। उनको पता होना चाहिए वो भाटी रावल किरसन के वंशज हैं, जो भाटी रावल हैं। ये कन्वर्ट हुए हैं लोग। जैसे हमारा एक ठाकुर टिक्का सिंह था यहाँ फरल गांव का, उसका विवाह नहीं हुआ तो उसने गुजर बिरादरी में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसको अलग कर दिया उसने। अपने टिक्का सिंह ने टीक गांव बसाया। अब भी जा कर के पता कर सकते हैं आप, टीक वालों का गोत्र जो है अपना यही तंवर गोत है उनका। उन्होंने गोत्र नहीं बदला अपना। फिर उनके वंशजों ने जाकर के क्योड़क गांव कच्छड़ के पास, कितना बड़ा है, कितना बड़ा गांव है वो,
लेकिन वो भी आज अपने आप को तंवर ही लिखते हैं, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। ये गुज्जर वो हैं जो ठाकुरों से कन्वर्ट हुए हैं। मैंने अभी बताया भाटी रावल हैं, ये जो कोंड में कितना बड़ा है गुज्जरों का गांव, वो सारे ठाकुर, और ये कृष्ण के वंशज हैं, ये ठाकुरों में से कन्वर्ट हुए हैं। और एक तंवरों का गांव है, आसन गांव है, मैं वहाँ पर प्रचार करने गया था विद्यालय में, वहाँ पता चला तंवरों का गांव है। तो इसी प्रकार से छोक्कर भी इसी प्रकार, ये छोक्कर राजपूत भी हैं, गुज्जर भी हैं जो राजपूत में कन्वर्ट। भाई एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये छोक्कर, मेरे पास सस्पेंस है, छोक्कर कहाँ से आए थे? हाँ, ये छोक्कर जो है, ये जो हमारा गोत्र है ना राजपूतों का, तो उन्हीं में से कन्वर्ट हुए हैं। इनके 24 गांव हैं। और इसी प्रकार से ये हमारे ये तंवरों के गांव हैं, ये भी इसी प्रकार से कन्वर्ट हुए हैं। जैसे हम इन्हीं में से पवार गोत्र के भी जो कन्वर्ट हुए हैं। नहीं, वो तो बात गांव तो है 24 ही छोक्करों के, और 24 गांव ये यूपी की तरफ है या राजस्थान की तरफ है? नहीं, राजस्थान की तरफ है, राजस्थान साइड है इधर से। ये जो पूरे के पूरे गांव बने हैं, ये जो तंवरों की, जैसे दिल्ली थी तंवरों की, वहाँ जितना तंवर है गुज्जर, वो सब इनसे कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि पवार बिन में से कन्वर्ट हुए हैं, चौहान बिन में से कन्वर्ट हुए हैं। नहीं, क्योंकि मैंने ये बात छोक्कर पे क्यों मैंने गोर दिया, मैंने इसलिए दी गोर दिया, मेरी बहन है ना छोटे वाली बारी में, वो छोक्करों के है जी, छोक्कर है। तो वे उनके बुजुर्गों से मैंने बात करी, तो वे बता रहे हैं कि भाई हम राजस्थान से आए हैं, और कुछ हमारे गाँव वाले हासिल गाँव हमारी छोरी तुमने किन का दे दी भाई। जिनको नहीं पता ना, वो ऐसा ही करते हैं, उनको क्या पता इस बात का। ये छोक्कर जो है, ये गुज्जर जो राजपूतों में से गुज्जर बने हैं, इसीलिए कन्वर्ट हो करके ये हमारे भाई बंद है, सबसे नजदीकी हैं ये, और बड़ी सम्मानित जाति है ये। और लेकिन एक अंतर और मैं आज लगे अभी बता देना चाहूंगा कि एक जाति गोचर है, गोचर जो बड़ी सम्मानित जाति है। आदि सृष्टि में सबसे पहले गाय को जिन्होंने संभाला था, उन्हें गोचर भी कहते हैं, गवाला भी कहते हैं, गोपाली भी कहते हैं। गोपाली गवों को पालने वाले, गवाला गवों को रक्षा करने वाले, इसी प्रकार से उनको गोचर शब्द है। गोचर देहरादून और ये सहारनपुर के मध्य में एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसको लिखा हुआ है उस पर गोचर यूनिवर्सिटी। वो गोचरों की एक और गोचरों का एक और है। कुछ लोग तो बस गए, बसावट कर ली। कुछ लोग बेचारे आज तक भी घुमक्कड़ जाति के नाम से जाने जाते हैं, जो 5-5, 10-10 हज़ार का जत्था है उनका, गायों को पालते हैं, दूध बेचते हैं, दूध का काम करते हैं। बड़ी सम्मानित जाति है ये। और गोचर जाति आदि सृष्टि में सबसे पहले गाय को उन्होंने संभाला था। आम आदमी को क्या पता था कि गाय का दूध भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से राजानंद के पास भी जो थी वो लाखों गायें थी। गोवृंद कहते हैं, गोवृंद, वृंद कहते हैं, झुंड को भी कहते हैं, वृंद मैंने लाख की संख्या को भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये जाति का भी इसमें जिक्र आया। चलो मैंने इसको भी लगे हाथ तो इसको बता दिया आपको कि ये एक जाति गोचर है जो हमारी बड़ी सम्मानित जाति है। क्यों ये कभी गलत काम नहीं करते, कोई ऐसा नहीं करते कि भाई कोई मांस बेचते, ये करते हैं, दूध का काम करते हैं। दूध का काम करने वाला तो बहुत पवित्र होता है। तो इसी प्रकार से हमारी ये सम्मानित जाति गोचर है। और जो गुज्जर शब्द है ना, ये जैसे हम गुजरात से गुजरे थे तो हमारा गोत्र बड़ गुजर है। हमारे जो दुर्ग हैं, किले हैं, जैसे राजगढ़ का किला है, दौसा का किला है, तालचेड़ी का किला है, तो हमारे ये दुर्ग हैं बने हुए। इसमें आचार्य जी एक लाइन और जोड़ दो, इसमें कई बंदों को इसमें भी गुमराह हो जाएंगे ये भाई, ये बार बार अपने आप को बड़ गुज्जर क्यों कह रहे हैं। इसमें ये ना हो जो भाई भ्रमित, इसको गुज्जर, इसको जो गुज्जर जाति है इससे प्रभावित हो जाए। इसको थोड़ा खोल के बताओ आचार्य जी। नौजवान ने, पत्रकार ने बात मुझसे ठीक पूछी। ये वीर गुज्जर और बड़ गुज्जर शब्द इसलिए लगाना पड़ा, जब हम गुजरात से गुजर के बड़ गुज्जर कहने लगे तो वो बोले भाई एक गुज्जर जाति दूसरी भी जाति है तो अलग से है, तो इसको अलग कैसे किया जाए। उन्होंने इसके आगे लगा वीर गुज्जर या बड़ गुज्जर, या बड़ुज्जल भी कहते हैं, बड़ुज्जल भी कहते हैं और शुद्ध भाषा में। तो बड़ गुज्जर, बड़ुज्जल, वीर गुज्जर एक ही शब्द है। ये इसको पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था कि भाई ये पता चल सके कि भाई ये गुज्जर अलग हैं, ये गुज्जर। उस समय पाबंदी कुछ ज़्यादा थी जातियों की, बिरादरियों की। और वास्तव में ये जैसे ये मार्शल कौम है, जैसे इसमें अक्षत राजपूत है और ये गुज्जर है और ये जाट है, ये सिख है, खत्री है, ये मार्शल कौम है, ये स्वर्ण जाति, इसको सरकार आज भी स्वर्ण जाति बोलती है कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, इसका कृषि खेती बाड़ी भी करते थे। गांव कहते हैं ना, ये गांव किसका, भाई गुजरों का, रोडों का, जाटों का। इस जाटों का गांव तो सभी का होता है, लेकिन ये शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं कि जिनका जमींदारा होता है, जिनके नाम उसका खाता खतौनी होते हैं, उन्हीं के नाम से उसको बोलते हैं। भाई ये आसन गांव गुजरों का है, ये बराबर में जो डडवाड़ा गांव ये भी गुजरों का है। और सहयोगी
सहयोगी जाति तो सभी रहती हैं इसमें, और ये सभी लोग जानते जानबूझ के कोई वो करे तो अपनी अलग बात है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि भाई जिस गांव में ज़्यादा संख्या में जो संख्या नहीं, संख्या का कारण नहीं है उसका ये है जिसके नाम जमीन होती है उसके जमींदारा होता है, और तो सहयोगी जाति होती है उसके। जैसे ये सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की क्या आवश्यकता है। जैसे सोने का काम करने वाला सुनार हमारे जेवर बनाता है, दर्जी जैसे कपड़े सिलता है, जैसे मोची जूते बनाता है, इसी प्रकार से जो सफाई कर्मी है वो अपना कूड़ा करकट उठाता है, इसी प्रकार से लोहार लोहे का सामान बनाता है, बाड़ी उसका लकड़ी का सामान बनाता है, राज हमारे मकान बनाता। ये सारी की सारी सभी की सहयोगी जातियां हैं। और आज ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नहीं, अन्यथा इसमें एक मानव शास्त्र था पहले जो मनु का बना हुआ था, जिस मनु को 21,59,126वां वर्ष चल रहा है, उसकी व्यवस्था में तो चल रहे हैं हम लोग सारे के सारे कि ये माँ है, ये बाप है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये पोता है, दादा है, दादी है, ये किसने बनाई? ये कई संविधान में लिखा क्या? अब ये व्यवस्था ना कि ऋषि ने भी नहीं बनाई किसी ने, या और ना किसी ना ब्रह्मा ने बनाई ना किसी और ने बनाई, ये तो मनु ने बनाई। मनु हमारे 7 मनु होते हैं ना, उनका भी जिक्र कर देंगे अगली वीडियो में। तो ये हमारा इस मनु को हमारे को 21,59,126 वर्ष, राम को 8,64,000, राम के काल को 8,64,126वां वर्ष चल रहा है। और कृष्ण के काल को जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था ना यहाँ बड़ा जबरदस्त 48 कोस में, तो उस काल को यहाँ पर 5,126वां वर्ष चल रहा है। तो इस प्रकार से मैं चर्चा कर रहा था गांव सालवन की इतिहास, गांव के इस ऐतिहासिक नगरी कहने का इसके यही प्रमाण है कि यहाँ पर एक दुर्ग था, दुर्ग से फिर लोग इसके नीचे अपनी बसावट कर ली लोगों ने। पहले इसकी दुर्ग के ऊपर ही रहते थे पहले, और इसमें अवशेष भी निकलते हैं वहाँ पर। अब भी खुदाई करके देखी थी, ठाकुर ओमपाल सिंह जो है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह का बेटा, वहाँ पर उन्होंने कुछ खुदाई करी थी अपने मकान बनाने के लिए। अवशेष, मानव अवशेष भी निकले हैं उसमें, मानव अवशेष निकले हैं। क्यों कई बार यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया था, एक जलजला बोलते थे उस समय लोग, तो उसके अंदर जो लोग दब गए थे आज उनके अवशेष निकलते हैं। बड़े बड़े उनके शरीर बड़े लंबे थे, आज के युग से देखते हैं। तो इसी प्रकार से ये चारों तरफ से मिट्टी उठा करके टिल्ला बनाया, फिर इस पर दुर्ग का निर्माण कराया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा गांव जो है ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक गांव है। और ये लेकिन इस पर जो बसावट है मडाड़ वंश के हैं लोग जो हैं, हम हमारा मडाड़ ये जो हमारा शाखा है बड़गुजरों की, हमारा वंश जो है सूर्य वंश है। सूर्य वंश के बाद एक स्वाकु वंश रहा, फिर हमारा रघुवंश भी रहा, फिर हम गुजरात से आने के कारण यहाँ पर आए हैं। तो इसका इतिहास फिर हम उसका ये भी देंगे, बता देंगे हवाला, ये कैसे कैसे कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से। लेकिन आज तो यही जानकारी हम आपको देना चाहते थे कि ये सालवन गाँव को सालवन क्यों कहा जाता है तो मडाडों का गांव, इसको सालवन क्यों कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये सालवन राजा शालिवाहन का है, वो जो इसका गोत्र का था, जो भाटी वंश का था। तो इसी प्रकार से आज हमने ये जानकारी दी है। अपना ये बड़ा ये पुरुषार्थी है, नौजवान है, युवा है, अपना पत्रकार है मोहित राणा, और ये मडाड़ वंश से है, इसी वंश से। मैंने पहले वो बताया था उसकी कहानी, ठाकुर बूढ़ा सिंह की भी घटना बताई थी, किस प्रकार से उन्होंने शहीद हुए हैं, जो कि एक उसके राष्ट्रीय स्तर के शहीद थे। लेकिन देखो कितना लंबा समय गुजर गया, 1604 की घटना थी। अब आकर इस बात को संभाला मैंने, अपने बुज़ुर्गों से इस बात को सुना। फिर ईश्वर सिंह मडाड़ मेरे बड़े भाई यहाँ बाड़ गांव के थे, वो इतिहासकार थे, मैंने उनको सुनाया, उन्होंने उसका लेख लिख दिया, बड़ा सुंदर लेख लिखा। तो लोगों में जानकारी प्राप्त हुई। फिर मैंने गांव से यहाँ इस प्रकार से अपने मुडाड़ भाइयों से, मुडाड़ गोत्र के हैं जो, उनसे पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर ये स्मारक बनाया है। तीर्थ स्थल है अपना, वहाँ पर स्मारक बना हुआ है। उस स्मारक में जो है तो अब पता चला है कि किस प्रकार से उसने अपना शहीद हुए थे, और अपने धर्म के ऊपर, और अपने को ये है वो कहा भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसजार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश के का प्यार नहीं। और जहाँ शस्त्र बल नहीं होता वहाँ शास्त्र पछताते हैं। शास्त्रों की रक्षा तभी हो पाती है जब पैरे पर धनुर्धर श्री राम खड़े पाते हैं। तो देखिए अपने यहाँ जितनी भी ये बिरादरियाँ, जितनी जातियाँ हैं, सब का एक दूसरे का प्रेम भाव से भी रहते हैं। और मेरा ये सालवन गांव है, इसमें काफ़ी बहुत सारी जातियाँ हैं और बड़े प्रेम भाव से रहती हैं। और
ये अपने काम पर लगे रहते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र में एक दूसरे का भी काम करने लगे हैं लोग। पहले जो जिस बिरादरी का काम व्यक्ति होता था उसी का काम वही वैसा ही काम करता था वो व्यक्ति, दूसरा नहीं करता था। नाई नाई का काम करता था, लोहार लोहार। अब तो कोई दुकानदारी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सर्विस भी करते हैं लोग। इसी प्रकार से ये व्यवस्था चली हुई है। तो ये मैंने इसकी जानकारी दे दी सालवन गांव की। अब किसी को ये शंका नहीं रहेगी कि सालवन गांव क्यों बोलते हैं। गांव तो ये मडाड वंश का है, लेकिन इसका ये जानकारी मैंने दी। मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और पानीपत से अपना गांव सालवन है ना, ये 35 किलोमीटर है। इसमें पानीपत से पश्चिम दिशा में यहाँ से जो रोड जाता है कैथल, पानीपत कैथल रोड इसको बोलते हैं, इस पर स्थित है ये गांव सालवन गांव। 35 लगभग किलोमीटर है पानीपत से। और आगे असंध का कस्बा आता है, कस्बे से इधर या इसमें पूर्व दिशा में जो है 11 किलोमीटर है। और यहाँ पर स्थित है अपना सालवन गांव, इसलिए ऐतिहासिक गांव है। और इसमें एक देवी का मंदिर भी है। मंदिर पर भी यहाँ मेला लगते हैं, दोनों बार चैत्र मास में, आश्विन मास में मेला लगते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ये भी, इसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बताऊंगा ये देवी का मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसा है, कब से बना, इसका भी सारा हवाला देंगे। और तीर्थ स्थल पर मैंने बता ही दिया, ये घाट जितने हैं ये सारे 150 साल पुराने हैं। और राजावाड़ा घाट जो है 1800 वर्ष पुराना है। तो इसी प्रकार से ये गांव का इतिहास रहा। और मैं बहुत बहुत इसका धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि जो अपना ये अपना युवा पत्रकार है मोहित राणा, और ये बहुत पुरुषार्थी है और इसकी बड़ी लगन है। तो हम इनको दीर्घायु की कामना करते हैं और इनको जो आशीर्वाद भी देते हैं, यश और कीर्ति इनका फैला रहे। कहा ना किसी ने कि भाई विद्वान पुत्र और पुत्र से कुल की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ती है जैसे फूलों से लदा हुआ सुंदर पेड़ सारे बाग को शोभायमान तो करता है, उसको खुशबू से भी भर देता है। विद्वान पुत्र और पुत्री अपनी जो प्रतिभा से जो है अपने कुल को, अपने गांव को, हमारा है सारे का सारा सिस्टम। मेरा कुछ नहीं कहना चाहिए कभी भी। जैसे हमारा गांव है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा परिवार है और हमारा ही राष्ट्र है। तो इसी प्रकार से ये इसको सभी बातें अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, भारत बड़ा है या छोटा है, आर्यवर्त क्या है। जैसे कि हम एक वो बोलते हैं ना, वो कहते हैं हर बार संकल्प महर्षि दयानंद से प्रश्न किया था, ये कैसे कह दिया आपने कि इसको 1 अरब 96 करोड़, इतना समय गुजर गया, ये कहाँ लिखा है। महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया था, अरे भाई हमारे पंडित लोग जगह जगह भारतवर्ष में यज्ञ करते हैं ना, कई किसी चीज़ का कोई भी जो शुरुआत प्रारंभ करते हैं उसका नामकरण संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं। तो हमारे पंडित लोग वो बोलते हैं, उसमें कहते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहारार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टम स्थितमि कलियुगे कलि प्रथम चरणे 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 सृष्टि संवत्सरे 5,126 कलियुगाब्दे 2082 विक्रमाब्दे 201 दयानंदाब्दे उत्तरायणे शरद ऋतो आश्विन मासे कृष्ण पक्षे ये उसकी अमुक तिथ्यो सोमवार वासरे प्रातः काल वादने जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते हरियाणा प्रदेशे करनाल जनपदे असंध मंडले सालवन नगरे कुरुक्षेत्र भूमि प्रांगणे श्रीमान ठाकुर हरद्वारी सिंह जी पौत्राय ठाकुर मातु सिंह जी पुत्राय नामा अहम राजवीर आचार्य बड़ुज्जल गोत्रो मढ़ाड़ कुल शाखायाम उत्पन्न। ये कर्म करनार शुभ संकल्प धार ऐसे बोलते हैं ना। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। क्या है जम्बू द्वीपे भरतखंडे? जम्बू द्वीप के अंदर एक भरतखंड, भारत एक खंड है जो अफगानिस्तान तक, ईरान तक फैला हुआ था। और ये सारा पाकिस्तान का एरिया जितना है इसके अंदर बांग्लादेश आदि सभी इसी में आते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जम्बू द्वीप के अंदर एक भारत खंड है, लेकिन बड़ा विशाल था, बड़ा भारी था। अब उसके टुकड़े होते चले गए, वो कम हो गया। जम्बू द्वीप भारत आर्यवर्त देशांतर्गत है, जो आर्यवर्त देश के अंतर्गत आता है। और अब ये भी समझने की बात है, पुराना तो आर्यवर्त है और बड़ा भारत है।
और लिए शकुंतला दुष्यंत का जो बेटा है ना, इससे नहीं विख्यात हुआ ये, वो तो बहुत पहले भरत, वो नाभि का बेटा जो भरत था, वो बहुत पहले, बहुत पुराना नाम था इसका ये। नहीं आचार्य जी, इस पे जो ये भारत कैसे है, कैसे आर्यवर्त है, इस पे हम अगली बार, मतलब इस पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, ये वीडियो तो इस पे हम स्पेशल चर्चा करेंगे, स्पेशल चर्चा हाँ। कर और देंगे। भाइयों मैं बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, और कमेंट में जो आपके सवाल हमें पूछा करो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा आपने ठाकुर राजबीर आचार्य के आपने वचन सुने हैं, आपने उनको कैसा लगा, कैसे लाइक करो, वीडियो करो और कमेंट करो वीडियो में। और मैं बताना चाहूँगा भाई, ये मैंने आपके शुरू में आपसे पूछा भाई, गांव सालवन है जो, वो सच में ही ऐतिहासिक है, तो मेरे को लग रहा है आपको लगभग पता लग गया होगा भाई, ऐतिहासिक सच में ही है। और ये हम कोई काल्पनिक नहीं है, कोई हम काल्पनिक नहीं भाई, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास लिखित है, हमारे पास प्रमाणित है, हम आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। और गांव में जो आचार्य जी बता रहे हैं, गांव में ऊंचा बीच में से, वो भी दिखा सकते हैं हम। किसी भाई को कोई शंका हो तो गांव में आओ, मोस्ट वेलकम आपका, हम गांव में आपको घुमाएंगे और गांव में आपको दिखाएंगे। तो ये बात है। दूसरी वीडियो में लगातार काफ़ी, जैसे संडे टू संडे वीडियो आती रहेंगी, तो आप वीडियो का इंतज़ार भी कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो भाइयों, तो राम राम भाई, सारे भाई है ना, जय भोले बाबा की। और मैं लास्ट में अपने ठाकुर राजबीर आचार्य जी का मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। तो नमस्ते आचार्य जी। वो दीर्घायु हो, यशस्वी हो, यश और कीर्ति फैले। तो मैं भी अपना परिचय देना चाहूँगा, इसलिए कि ताकि कोई कुछ पूछना चाहे प्रश्न कर सकता है। जितनी जानकारी हमें आपको देने का प्रयत्न करेंगे। ठाकुर राजबीर आचार्य, गांव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और ये मेरा फ़ोन नंबर है 94162 और 47944। ये आप पे इस पे संपर्क करके कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।